हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक अध्ययन ज्योग्राफी क्लास 6 टॉपिक आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में देखेंगे। इसमें विभिन्न स्थल के रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। और बता दें दोस्तों, अधिगम के लिए मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैप्टर 6 इसमें हम लोग के पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने सभी कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। बिल्कुल, पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे तथा नीचे एवं कुछ है सो समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उससे धीरे धीरे गति होती रहती है। जो मैदान है उस मैदान में भी है सो धीरे धीरे परिवर्तन होते रहता है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उड़ जाती है तो कहीं धंस जाती है। और पृथ्वी के आंतरिक गति के कारण जो भूमंडल है इसमें क्या है, कहीं ऊपर की ओर उड़ जाती है और कहीं नीचे की ओर धंस जाती है, जो कि लगातार पृथ्वी के अंदर गति के कारण यह प्रक्रिया होते रहता है। क्या आप जानते हैं पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो कि आस पास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंची एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। जो कि इस चित्र में दिया हुआ है 6.1। इसमें विभिन्न है सो स्थल रूपों को बारे में दर्शाया गया है। जो कि यहाँ पे पर्वत को दिखाया गया है, कुछ पठारी इलाके को दिखाया गया है, क्षेत्र को दिखाया गया है। यहाँ पे सहायक नदियों के बारे में दिखाया गया है, नदी बहते हुए यहाँ पे झील को है सो दर्शाया गया है। यहाँ पे है सो जब नदी समुद्र से मिलती है तो यहाँ पे वितरका बनता है, इसको दिखाया गया है। डेल्टा बनते हुए दिखाया गया है, मुहाना को दिखाया गया है। और भूमि से थोड़ा सा अलग टापू जैसा बनना हुआ है यहाँ पे, यह प्रायद्वीप को दर्शाया गया है। और यहाँ पे है सो स्थल संधि को दर्शाया गया है। और समुद्र से किनारे एरिया को है सो तट के रूप में दिखाया गया है। इस क्षेत्र को समतल मैदानी इलाका दिखाया गया है। यहाँ पहाड़ी इलाका दिखाया गया है। यहाँ पे कुछ है सो पर्वत श्रृंखला को दिखाया गया है, जो पर्वत श्रृंखला है इसको दर्शाया गया है। और जलभूमि द्वीप को भी यहाँ पे दिखाया गया है और ये यहाँ पे समुद्र है। तो इसमें इस चित्र के माध्यम से विभिन्न स्थल के रूपों को दिखाया गया है, जो कि यहाँ पे स्थल रूप देखा जाए तो अनेक है। नेक्स्ट हम लोग अध्ययन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी यह बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। और जो भूमि का है सो ऊंचाई और निचाई या ऊबड़ खाबड़ जो होता है, यह जो दिखलाता है तो यह बाह्य प्रक्रिया से भी होता है और पृथ्वी का आंतरिक प्रक्रिया से भी होता है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिसे जाने को अपरदन कहते हैं। अब पृथ्वी का जो सतह है वह सतह घिस कर टूट गया हो तो उसको हम लोग अपरदन कहते हैं। अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निफेचन निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। बता दें दोस्तों कि अगर एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, नदी है, नदी की पानी का बहाव अधिक होने के कारण किनारे के जो साइड का जो मिट्टी होता है उसको बहाकर ले जाता है। और जब वैसे स्थान पर चल जाती है नदी जहाँ पे मैदानी इलाका हो, तो वैसे क्षेत्र में है सो
जितने भी मिट्टी और गाद लेकर जाते हैं वो सभी वहाँ पे छोड़ जाते हैं और बाद में वह क्षेत्र है सो पूरा उपजाऊ और मैदानी इलाका जैसा बन जाता है। तो अगर नदी में बहाव के कारण मिट्टी बह रहा है तो यह अपरदन कहला जाता है और इसको ही अपरदन कहते हैं। और भी कई कारण से भी अपरदन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें जो कि निक्षेपण का बात है। तो जो एक नया मैदानी इलाका का निर्माण हुआ तो यह है सो अपरदन के जस्ट अपोजिट कहा जाए तो वह निक्षेपण हो गया। तो उम्मीद है कि अपरदन और निक्षेपण है सो समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है और यह प्रक्रिया है सो जल के बहाव, वायु, हवा के तेज गति के कारण है सो मिट्टी इधर से उधर उड़ा के ले जाने के क्रम में भी अपरदन और निक्षेपण होता है। बर्फ के द्वारा भी होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। और बता दें दोस्तों, ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर है सो पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्र में हम है सो इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पर्वत के बारे में। पर्वत की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं। उन्हें हम हिमानी कहा जाता है। बता दें दोस्तों, यहाँ पे कुछ पर्वतों पर हमेशा जमे रहने वाली जो बर्फ़ होती है वह नदियाँ होती है और उसे हम लोग है सो हिमानी या हिमनदी भी कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला क्षेत्र होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। बता दें दोस्तों, जहाँ पे पठारी इलाका होता है वैसे धरातल क्षेत्र में ज़्यादातर ऊंच नीच ढाल होने के कारण ऐसे क्षेत्र में जो भूमि होती है वह कृषि योग्य बहुत कम होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे है सो पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं या कहते हैं। यानी कहने के मतलब है दोस्तों कि पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं? जो पर्वत की एक रेखा में होना, बहुत सारी पर्वत छोटे बड़े, तो यह क्या है? एक श्रृंखला में है, एक श्रेणी में है, तो उसे हम लोग है सो पर्वत श्रृंखला कह सकते हैं और कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ विलित पर्वत हिमालय। इसमें दर्शाया गया है दोस्तों, यहाँ पे कुछ पृथ्वी की ऊपरी सतह को दर्शाया गया है जो भूपरपट्टी कहते हैं और पृथ्वी के आंतरिक प्लेटों के घर्षण होने के कारण कुछ यहाँ पे क्षेत्र ऊंचा उठ गया है। तो इस क्षेत्र को है सो जब ज़्यादा ऊंचा उठ गया है तो इस क्षेत्र को हमको विलित पर्वत कहते हैं। यानी यह विलय हो रहा है, किसमें? पर्वत के रूप में ढल रहा है, इसलिए इसे विलित पर्वत कहते हैं। इस तरह कुछ उदाहरण है जो हिमालय या विलित पर्वत का उदाहरण है। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मानकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है और एवरेस्ट शिखर से भी यह है सो अधिक है। एवरेस्ट शिखर का ऊंचाई कितना? 8,848 कहीं लिखा हुआ रहता है। अधिकतर एनसीईआरटी में तो यही लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट हम लोग इधर देखते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैली होती है। हिमालय, अल्पास तथा
एंडीज क्रम एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। पर्वतों की ऊंचाई, आकार में विभिन्नता होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: विलित पर्वत, भ्रमशोथ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा अल्पास विलित पर्वत, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत के अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी विलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देता है। इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने विलित पर्वत है। जो कि इसमें दिखाया गया है विलित पर्वत के बारे में, जो कि भारत में है सो अरावली माउंटेन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे है सो अमेरिका में अल्पेशियन और रूस में यूराल पर्वत के बारे में बताया गया है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है तो इससे है सो भ्रमशोथ पर्वत का निर्माण होता है। इसमें विलित पर्वत में बता दिए दोस्तों कि पृथ्वी के आंतरिक या बाहरी गति के कारण है सो विलित पर्वत का निर्माण होता है। भ्रमशोथ पर्वत जो है सो जब पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो है सो भ्रमशोथ पर्वत का निर्माण होता है। और जो ज्वालामुखी पर्वत है वह है सो पृथ्वी के आंतरिक या कह सकते हैं कि जो पृथ्वी के आंतरिक रूप से ज्वालामुखी निकलता है और फटता है आंतरिक भाग से, तो पर्वत का निर्माण हो जाता है, तो वह है सो ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। यूरोप की ईरान घाटी तथा वासेसज पर्वत इस तरह का पर्वत तंत्र के उदाहरण है। अब भ्रमशोथ पर्वत का जो उदाहरण है यह है सो ईरान की घाटी वास जेस पर्वत इस तरह के जो पर्वत है यह पर्वत तंत्र का उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ उदाहरणों का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनती है। अफ्रीका का माउंट कालीमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। जो ज्वालामुखी से बने हुए पर्वत हैं दोस्तों वह है सो अफ्रीका के जो किलीमंजारो जो पर्वत है और जापान के फ्यूजियामा जो है पर्वत यह है सो ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है। पर्वत बहुत लाभदायक होता है और पर्वत है सो क्या होता है बहुत प्रॉफिट वाला होता है, यानी कि इससे बहुत लाभ मिलता है। पर्वत जल के संग्रहकार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों स्थित हिमालयों में होता है। जलाशयों के जल के लोगों तथा पहुँचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। बता दें दोस्तों जो ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं यहाँ पे पर्वतों पर जल का भी उपयोग सिंचाई के लिए पनबिजली के लिए भी है सो इसके का उपयोग है सो किया जाता है। और इसमें है सो भूतापीय ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ जीव जंतु पाए जाते हैं और वनों से हमें ईंधन प्राप्त होती है। और ईंधन के साथ साथ चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेंचिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैरा ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर स्कीइंग तथा स्कीइंग पर्वतों से प्रचलित खेल है। बता दें दोस्तों इन सभी है सो पर्वतों से संबंधित खेल है जो
के ज़्यादा लोकप्रिय रहता है। और इसमें पर्वतों में है सो खेले जाने वाले खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर शिफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों से प्रचलित खेल है। नेक्स्ट यहाँ पे चित्र दिया हुआ है अत्यधिक दबाव से मैग्ना का निर्माण। यहाँ पे अत्यधिक दबाव होने के कारण है सो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और इसमें है सो मैग्मा का निर्माण के बारे में बताया गया है, जो कि यहाँ पे ऐसे कुछ लावा क्रम के बारे में दिखाया गया है। और ज्वालामुखी ताप का जो धुआं है यहाँ पे उद्गम स्थल को दिखाया गया है। किनारों से निकले जो किनारे से निकला हुआ है तो यह है सो लाह कहलाती है, जो कि है यह पिघलकर बाद में चट्टान के रूप ले लेती है। और ये है ज्वालामुखी से बनने वाला पर्वत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों पठार के बारे में। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन के पठार पुराने पठार में से एक है। कन्या, तांजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार का उदाहरण है। तिब्बत का पठार जो 5.1 में विश्व का सबसे ऊंचा पठार, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक ऊंचा है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिज की प्रचुरता अधिक पाई जाती है। अब बता दें दोस्तों, जो कि पठार होते हैं यहाँ पे अधिक है सो खनिज लवण पाए जाते हैं और यहाँ पे अधिकतर खनिज की प्रचुरता बहुत मात्रा में पाई जाती है। कारण जब पृथ्वी से बने हुए जो लावा या मैग्मा निकलती है तो उसके साथ बहुत ऐसे खनिज पदार्थ भी है सो बाहर निकलते हैं। या जो पठार होते हैं तो पृथ्वी के अपरदन या किसी आपदा के कारण है सो खनिजों को दब जाने से पेड़ पौधों को दब जाने से है सो कोयले जैसे खनिज का है सो निर्माण हो जाता है। तो इसलिए है सो ऐसे क्षेत्र में अधिकतर देखा जाए तो लौह अयस्क खनिज पदार्थ है सो प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें खनिज की प्रचुरता होती है। और खनिज कहने का मतलब बहुत ऐसे पदार्थ इसमें सम्मिलित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो का खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो अफ्रीका का पठार है दोस्तों, यहाँ पे सोना, चांदी, हीरे के लिए है सो काफ़ी प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडारक पाए जाते हैं। बता दें दोस्तों, जो कि छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है अभी स्थित। इसमें है सो अधिकतर मात्रा में है सो लोहा, कोयला, मैंगनीज जैसे है सो यहाँ पे बॉक्साइट आदि जैसे है सो यहाँ पे भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर के पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जो जलप्रपात इसी प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और कई ऐसे पठार होते हैं जहाँ पे ज्वालामुखी के कारण है सो अगर बने हैं या किसी कारण से बने हैं तो ऐसे जगह पे क्या है कि जो पर्यटक होते हैं तो पर्यटक लोग है सो
देखने के लिए किसको नहीं सब पसंद आएगा कि अगर वहाँ पे जलप्रपात रहेगा, बहुत ऊंचा से पानी गिरेगा, तो ये सभी है सो दृश्य देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए है सो जो पठारी क्षेत्र है तो पर्यटकों के लिए आकर्षित केंद्र बना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैदानी भाग। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनके सहायक नदियों के द्वारा बने गए नदियों पर्वत के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा अपर्दित कर देती है। अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे लेकर जाती है। अपने साथ ढेर ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है और इस तरह का जो मैदान होता है वह है सो बहुत उपजाऊ होता है। आखिर क्यों उपजाऊ होता है तो बता दें दोस्तों, जब नदी के द्वारा है सो बहाव के कारण किनारे की मिट्टी बह जाता है या बहा के ले जाती है, तो उसमें है सो बालू, पत्थर, सिल्ट ये सभी है सो जाते हैं। जिसमें है सो कहा जाए कि जब वह बहाने के क्रम में ले जाते हैं तो उसके साथ जो पेड़ पौधे के पत्ते या सड़े गले पदार्थ होते हैं वो भी साथ में बह जाता है और मैदानी इलाके में जाकर स्थिर हो जाता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में है सो वह सभी जो सड़े गले पदार्थ होते हैं वह अधिक उपजाऊ बन जाता है, जो कि है सो उस प्रक्रिया को है सो निक्षेपित कहते हैं। और जब बहाव के कारण है सो मृदा का बहाव होता है तो उसको अपर्दन कहते हैं। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होता है। यह परिवहन के संसाधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर चीन तथा यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। बता दें दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से यह टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एशिया में स्थित भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी के मैदान के प्रमुख उदाहरण है। तो यह है सो मैदान के बारे में पूछ लिया जाता है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होता है। यहाँ की जनसंख्या अधिक होती है। यहाँ पे जो जनसंख्या होती है, जाहिर सी बात है, जहाँ पे सभी तरह की सुविधा मिलता हो तो उस स्थान पर निवास करना सभी लोग चाहते हैं, जिसके कारण से है सो वैसे क्षेत्र में जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। बता दें कि जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है तो इन सभी नदियों के किनारे बहुत बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यह समतल भूमि प्रचुर होती है और उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्नता के प्रकार जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना सरल होती है और मैदानों में फसलों का उत्पादन अधिक होता है। पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीके में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतर को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देता है।
इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सो हम अनेक खतरों को काम कर सकते हैं। बता दें दोस्तों, इस तरह की जो आपदा होती है इसको है सो इससे निपटने के लिए है सो अनेक प्रकार के है सो कार्य कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे पूछ रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना अधिक आसान होता है। तो जाहिर सी बात है कि पर्वतीय क्षेत्र बहुत ऊंचे नीचे रहता है, मतलब ऊबड़ खाबड़ रहता है, और ऐसे क्षेत्र पर है सो निवास करना उन लोगों के लिए काफ़ी रहता है, क्योंकि ऊंच और नीच होने के कारण है सो यहाँ पे रहने वाले लोगों को अधिकतर है सो आने जाने की सामना करनी पड़ती है। प्लस है सो खेती बाड़ी में अगर कहा जाए कृषि में, तो इस क्षेत्र में पानी की सुविधा बहुत कम हो सकती है, और जो मिट्टी है, मिट्टी भी उपजाऊ उतना सही नहीं होता है, जिसके कारण है कि मैदानी क्षेत्र से ज़्यादा कठिन रहने में है सो पर्वतीय इलाके के लोगों को होता है समस्या। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर यानी पानी पर फेंक देते हैं जो इन्हें गंदा कर देते हैं। इसमें बताया गया है जो आपदा है उसको हम लोग छोटे छोटे कार्य करके है सो कुछ हद तक रोक सकते हैं। इसमें बोला हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं कि उन्हें गंदा कर देते हैं। हमें प्राकृतिक इस महत्वपूर्ण वरदान की उपयोगिता इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। जो कि यहाँ पे दिखाया गया है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जलवायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं एवं सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहाँ पे दिखाया गया है 6.1 में एक प्रदूषित नदी के बारे में, जो यहाँ पे बहुत कचरा वगैरह है सो फेंका हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, इससे है सो संबंधित कुछ MCQ प्रश्न कर लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से यह बहुत इम्पोर्टेंट है। जाहिर सी बात है, इसमें हम लोग पढ़े भूमि के रूपों के बारे में या भूस्थल के रूपों के बारे में, तो फर्ज बनता है कि इससे संबंधित कुछ प्रश्न कुछ कर लें, प्रश्न उत्तर को देख लें। इसमें दिया हुआ है सही उत्तर को चिन्ह लगाएं। पहला में दिया हुआ है पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, तो कैसे होते हैं? ऊंचाई से। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, तो पर्वत है सो बहुत ऊंचा होता है, और पठार उससे कुछ नीचा होता है, कम ऊंचाई वाला होता है। तो ऊंचाई से है सो इसे अंतर निकाल सकते हैं। प्रश्न 2, हिमानी कहाँ पाई जाती है? तो बता दें दोस्तों, हिमानी है सो हम लोग पढ़े थे पर्वतों में है सो पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन, दक्कन पठार कहाँ स्थित है? तो जो दक्कन का पठार है यह है सो भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, यांगसे नदी कहाँ बहती है? तो यह पढ़े थे चीन में, जो कि है सो ज़्यादा यह भी क्षेत्र उपजाऊ होता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यूरोप की पर्वत श्रृंखला अल्पास है, जो कि पढ़े थे, यह पर्वत श्रृंखला में गिनी जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। प्रश्न संख्या 1, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं, बीच में खाली स्थान है क्या कहते हैं? तो इसे जो समतल क्षेत्र है
उसको हम लोग क्या कहते थे? मैदानी। तो समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैदानी कहते हैं। हिमालय एवं अल्पास खाली स्थान है, पर्वतों के उदाहरण है। तो यह है सो हिमालय एवं अल्पास जो है सो विलित पर्वत का उदाहरण है। इसमें हम लोग देखे थे कि आंतरिक और बाह्य भूपरपट्टी का जो है सो क्षेत्र है सो अधिक उठ जाने के कारण ही है सो विलित पर्वत का निर्माण होता है, जो कि हिमालय और अल्पास है सो विलित पर्वत का निर्माण है, पर्वत का उदाहरण है, जो कि यह सो पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया के कारण है सो निर्माण हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न 3। इसमें दिया है खाली स्थान है, क्षेत्र में खनिजों की प्रचुरता होती है। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे है सो अधिकतर खनिज पदार्थ है ज़्यादा पाया जाता है, तो यहाँ पे भरा जाएगा पठारी। पर्वतों का एक क्रम है, तो पर्वतों का एक क्रम है कौन? अल्पास, एंडीज, ये सभी क्या है? पर्वतों का एक क्रम है। प्रश्न संख्या 5 इसमें देखते हैं क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होता है। तो हम लोग किस में पढ़े थे कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है जब नदी अपरदन होकर जब निक्षेपण करती है, निक्षेपण करती है, तो वह मैदानी क्षेत्र बन जाता है। तो मैदानी क्षेत्र है सो कृषि के लिए अधिक उपजाऊ होती है। और बता दें दोस्तों, इस तरह से चैप्टर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा हुआ होगा, और थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हुआ होगा तो इस वीडियो को है सो आप लोग दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।